अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है सेकंड लेक्चर, इट्स अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को, उन प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स को। जैसे सबसे पहले कंटेंट्स में है आउटर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये जो आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन की डेफिनेशंस हैं, ये डिफरेंट तरह से डिफरेंट बुक्स में अवेलेबल हैं, तो हम आज इसकी बहुत अच्छी सी एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़, और वो प्रॉपर्टीज़ नीचे हम लोगों ने डिस्कस की हैं। बाइंडिंग एनर्जीज़ के पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स के क्या हैं, हाउ रेडियस चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज, पैरामैग्नेटिज्म क्या चीज़ है, कलर्स, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल अलॉयज क्या हैं, वाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस शो कलर्स। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे, टिलेट्स की बात करेंगे, ज्योमेट्रीज एंड हाइब्रिडाइजेशन, क्रोजन, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और होपफुली आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी जी जी, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। अच्छा, आज हम लोग आउटर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक elements are outer transition elements, and why these are called as outer transition elements. Then F block elements are called as inner transition elements, and why these are called as inner transition elements. जब हम लोग डी ब्लॉक की बात करते हैं, एक्चुअली इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक। हम लोग डी और एफ ऑर्बिटल का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब देखें, जब डी ऑर्बिटल कंप्लीट होगी, लाइक 5d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाती है, तो तब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 4f ऑर्बिटल में, यानी 4f ऑर्बिटल की एनर्जी 5d से ज़्यादा है। तो लाइक जब 5d ऑर्बिटल कंप्लीट होगी, तो 5d ऑर्बिटल कंप्लीट होने का मतलब है आउटर डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो गई, देन द इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द f block या f orbital, inner f orbital. So f block elements are called as inner transition elements, and d block elements are called as outer transition elements. Then if you talk about typical and non-typical transition elements, so typical, actually transition elements की definition है which have the partially filled d orbital. All those elements which have the partially filled d orbitals will be called as typical transition. लेकिन जिनमें d orbital completely filled है, like zinc, और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एम्प्टी है, तो उनमें से भी कुछ ऑर्बिटल्स को हम लोग या कुछ एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, बट दोज आर कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग इन ग्राफ से डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दीज आर द मेटल्स हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। एलॉयज फॉर्मेशन देते हैं, एलॉयज फॉर्मेशन देने की रीज़न है कि इनके साइजेस जो हैं वो तकरीबन कंपेरेबल होते हैं एक दूसरे के साथ। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये उनकी बेसिक डेफिनेशन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, कि इनमें चूंकि डी ऑर्बिटल्स के अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे हैव द एबिलिटी टू शेयर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वी से दैट दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी वजह से इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। बाइंडिंग एनर्जीज की बात करें, बाइंडिंग एनर्जीज का मतलब है कि मेटल एटम चूंकि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो मेटल एटम का आपस में बाइंड होगा, तो वो आपस में बाइंड है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जीज क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज करेंगी। बाइंडिंग एनर्जीज कैसे बाकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेंगी, तो बाइंडिंग एनर्जीज किस पर डिपेंड करती हैं। जाहिर है, दो एटम्स आपस में बाइंड होते हैं, तो वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बाइंड होते हैं, तो जितने उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतनी बाइंडिंग एनर्जीज उनकी ज्यादा, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उतनी उनकी बाइंडिंग एनर्जीज कम हो जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, दीज आर अगेन डिपेंड अपॉन द बाइंडिंग एनर्जी। जाहिर है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते जाएंगे। और पैरामैग्नेटिज्म, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की एबिलिटी या मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, दैट विल बी कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म। अब देखें यहाँ इस ग्राफ में, देखें अगर बाइंडिंग एनर्जीज इंक्रीजेज फ्रॉम पोटेशियम टू कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर है। स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में दो हैं,
वेनेडियम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उनकी आपस में बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ती जाती हैं। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। जब हम लोग क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम शोज अ लिटिल बिट एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे होता यह है कि पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर अगले इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाते हैं। लेकिन क्रोमियम अपनी 3d ऑर्बिटल को हाफ फिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 4s से डी में ले आता है। जब डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती है तो क्रोमियम की बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। क्यों कम होने की क्या रीजन है? ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में भी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी हों, मोर स्टेबल होने की वजह से ये बाइंडिंग कम करते हैं दूसरे एटम के साथ। जाहिर है बाइंडिंग किस लिए होती है? टू मेक स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज होने के लिए। तो जब ये पहले ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इनकी बाइंडिंग कम होती है। बाइंडिंग कम होने की वजह से क्या होगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। तो वेनेडियम से क्रोमियम की बाइंडिंग एनर्जी कम है। मैंगनीज की केस में जाए तो यहाँ दोनों ऑर्बिटल स्टेबल है। 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, और 3d हाफ फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड और 3d हाफ फिल्ड होने की वजह से ये और कम बाइंडिंग एनर्जी शो करता है। अगेन मैंगनीज से आयरन पर जाते हैं आप लोग, तो ये अनस्टेबल हो गई ऑर्बिटल बिकॉज नाउ इट इज पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। तब इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। आयरन, कोबाल्ट और निकल की तकरीबन एक जैसी है। कॉपर में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो उसकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर गई। और जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है। और ज़्यादातर 3d सीरीज की बाइंडिंग एनर्जीज पूछी जाती हैं। अब देखें, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ उसने क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम लिखा है। मेल्टिंग पॉइंट दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा, बाज दफ़ा इन सब के क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हुए हैं, हेक्सागोनल क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो भी रोल प्ले करता है, उसका हमें पता नहीं चलता जब तक स्ट्रक्चर ना देखें। तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से भी मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। तो क्रोमियम को वेनेडियम से नीचे आना चाहिए था, लेकिन अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से ये हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। मैंगनीज की बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, उसका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। आयरन, कोबाल्ट और निकल की बाइंडिंग एनर्जीज कंपेरेबल है एक दूसरे के साथ, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ कंपेरेबल है। और देन हम लोग बात करें कॉपर, जिंक की बाइंडिंग एनर्जी कॉपर की कम हुई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया और जिंक का और कम हो जाता है। इसी तरह पैरामैग्नेटिज्म आप जानते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे किसी एटम में वो उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से चूंकि पैरामैग्नेटिक नेचर है, तो जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे मूव करते जाए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता जाता है और ये इस तरह का कर्व आता है हमारे पास। बिलो से स्टार्ट होता है, टॉप पर ऐसे कर्व बन जाता है कि दरमियान वाले एलिमेंट्स की पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यूज मैक्सिमाइज कर जाती हैं और अगेन कम होना शुरू हो जाती हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो होगा। रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये खूबी है। वैसे हम लोगों ने कल पढ़े थे नॉर्मल एलिमेंट्स में हमने बोला था कि लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में आप मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो जब न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती है तो उस अट्रैक्शन के बढ़ जाने की वजह से साइजेस कम होते जाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ डिफरेंट है। देखिए 4s में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी चौथे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहे होते हैं? 3d ऑर्बिटल में। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं, एटॉमिक साइज कम होता जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता 3d में जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। 3d इनर ऑर्बिटल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ा देंगे। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू होगा तो इनका एटॉमिक साइज कम होना रुक जाएगा।
तकरीबन कंपेरेबल होगा, बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ रही होगी। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल के साइजेस तकरीबन एक जैसे हैं। और फिर अचानक इनमें इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाता है। इंक्रीमेंट आने की क्या रीज़न? क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्लॉक कर देता है, आउटर शेल के ऊपर कम कर देता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। तो सो इनके एटॉमिक साइज पहले हाफ तक, सीरीज तक डिक्रीज होते जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सो देयर एटॉमिक साइज आर रिलेटिवली कंपेरेबल टू ईच अदर, एक जैसे होते हैं, और एक जैसे होने की वजह से ही इनके अलॉयज बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक साइजेस एक जैसे हैं। जैसे स्टील, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अलॉय है, तो उनके अलॉयज, मैंगनीज का, आयरन का, कोबाल्ट का अगर अलॉय, या मैंगनीज आयरन क्रोमियम का बनाना हो तो स्टील बनता है। तो क्यों बनता है? क्योंकि इनके साइजेज एक जैसे हैं, तो ये आसानी से एक दूसरे के साथ क्रिस्टलाइज हो जाते हैं कंबाइन करने पर। इनको कंबाइन करके मेल्ट करें तो इनकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं। कलर्स, वाई एटम्स शो कलर्स, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन देयर वन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में वो लाजमी कलर शो करते हैं। क्यों कलर शो करते हैं? क्योंकि उनमें डी डी ट्रांजिशन होती है। डी ट्रांजिशन का मतलब है कि आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कोई मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करता है तो उसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो 2-3 ग्रुप्स में चेंज हो जाती हैं। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल की दी हुई है उसने सप्लीशन, कि ऑक्टाहेड्रल में T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है, EG ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। अब T2G में अगर इलेक्ट्रॉन है और EG में वेकेंट पोजीशंस हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये जो डी ट्रांजिशन होती है, इट इज इन द विजिबल रीजन। मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन में। सपोज करें अगर येलो का कंप्लीमेंट्री कलर ग्रीन है और इन्होंने ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ग्रीन एब्जॉर्ब होकर एक्साइटेशन हुई है, तो इसका मतलब है उसका कंप्लीमेंट्री कलर येलो वो आगे शो हो जाएगा, नजर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह कंपाउंड जो है वो कलर नजर आना शुरू होते हैं। यहाँ बताता चलूं कि एक तो डी डी ट्रांजिशन है, एक आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होती हैं। जैसे KMnO4 है, तो उसमें तो मैंगनीज +7 फॉर्म में है, तो मैंगनीज की डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लेकिन KMnO4 तो कलर शो करता है। तो उसका कलर फिर कहाँ से आता है? दैट कलर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम द O अटैच टू मैंगनीज इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। मतलब ऑक्सीजन से मैंगनीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही होती है, इस वजह से वो कलर शो करते हैं, और उसको हम लोग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो दो तरह के बनाते हैं, कंपाउंड्स, एलॉयज बनाते हैं। एक को सब्सटीट्यूशनल एलॉय बोलते हैं, दूसरे को इंटरस्टिशियल एलॉय बोलते हैं। ये डायग्राम बहुत मजे के एक्सप्लेन कर रही हैं इनको। प्योर मेटल इस तरह की है, अगर प्योर मेटल के कुछ एटम्स रिप्लेस हो जाएं विद दैट ऑफ सम अदर मेटल, प्योर मेटल के कुछ एटम किसी दूसरी मेटल के साथ रिप्लेस हो जाएं, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सब्सटीट्यूशनल एलॉय, सब्सटीट्यूशनल एलॉय बन जाता है। लेकिन अगर वो रिप्लेस ना हो, मेटल उसी तरह से रहे, लेकिन जो मेटल एटम्स के दरमियान इंटरस्टाइसिस प्रोड्यूस हुई हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे एटम आकर इनका हिस्सा बन जाएं, जैसे कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन, ये छोटे छोटे एटम्स अगर इसके अंदर चले जाएं, इन इंटरस्टाइसिस के अंदर चले जाएं, तो ये इंटरस्टिशियल एलॉयज बनाते हैं। इंटरस्टिशियल एलॉयज जो हैं वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का क्या मतलब है? उसमें वो जो छोटे छोटे एटम आकर ऐड हुए हैं, जिन्होंने इंटरस्टाइसिस में जगह बनाई है, उन छोटे छोटे एटम की अमाउंट, तादाद आपको नहीं पता होती है एज कम्पेयर टू मेटल एटम। जब उनकी तादाद हमें नहीं पता होती, तो इस वजह से हम लोग इनको इंटरस्टिशियल एलॉयज का नाम देते हैं, और ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। इंटरस्टाइसिस में एटम के आ जाने की वजह से इंटरस्टिशियल एलॉयज, और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इस वजह से हैं क्योंकि इनकी रेशो नहीं पता होता कि दीज एटम स्मॉलर एटम टू मेटल एटम रेशो क्या है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस के साथ कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स लिखा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम हेक्सासायानोफेरेट 3। अब इसमें ये कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई होती हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का कॉम्बिनेशन, दिस विल बी कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है?
सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने लोन पेयर बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, लाइक आयरन के साथ सायानो जो है या सायानाइड जो है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट का मतलब ये सिर्फ एक लोन पेयर को डोनेट करता है। तो 6 सायानाइड आयरन को 6 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, इसलिए आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 6। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इट इज 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का होने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय द लिगेंड। लिगेंड क्या है, Lewis bases which donate lone pair of electron to the central metal atom or ion, जिस पर जो बाद में लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बाद में हो सकता है, कुछ सिंपल आयन भी बाद में हो सकता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में, यहाँ पर देखें तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगला वाला जो बाद में लिखा जाता है वो पार्ट क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव पार्ट। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर -3 चार्ज है। हमें कैसे पता चला -3 है, क्योंकि इसके साथ 3Na पॉजिटिव लगे हुए हैं। 3Na पॉजिटिव के लगने की वजह से हम एज्यूम करते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव -3 चार्ज है। तो -3 चार्ज कब आ सकता है, हर साइनाइड का -1 है, 6 साइनाइड का -6 और आयरन +3, तो -6 + 3 टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज -3 हो जाता है। सिंपल कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ हम लोग एक टर्म यूज करते हैं टीलेट्स। व्हाट आर टीलेट्स? ये जो लिगेंड्स हैं मोनोडेंटेट हो सकते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। मतलब जो एक लोन पेयर डोनेट करता है सिर्फ मोनोडेंटेट, दो से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करता है पॉलीडेंटेट। Whenever a polydentate ligand make more than one bond या make more than one donations to the central metal atom, that will be called as a chelate। ये polydentate ligand है, एक ये लोन पेयर डोनेट करे, एक ये लोन पेयर डोनेट करे और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाए। Whenever a polydentate ligand donates to the central metal atom or ion from more than one position making a cyclic structure, it will be called as chelate। तब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स की बजाय टिलेट का नाम देते हैं। तो डाइमिथाइल अमीन ने कॉपर +2 के साथ टिलेट बनाया है। अब ज्योमेट्रीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के साथ कैसे लिंक्ड है। यहाँ एक चीज आपने याद रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो लिखी हुई है कि sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, इट इज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ओनली। इस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। Ml2 टाइप यानी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ये लिनियर ज्योमेट्री के हामिल होते हैं और इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर Ml3 टाइप मीन 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। Ml4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसकी दो तरह की ज्योमेट्रीज होती हैं, टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, और अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो dsp2 और spd2। अच्छा, यहाँ dsp2 का मतलब है d ऑर्बिटल ऑफ इनर शेल, मतलब 3d 4s और 4p हाइब्रिडाइज करें तो dsp2, लेकिन 4s 4p और 4d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर दें अगर, तो इसको फिर sp_d2 का नाम देंगे। तो इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में या दोनों हाइब्रिडाइजेशन की सूरत में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। Ml5 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के कंपाउंड की स्क्वायर पिरामिडल है तो sp3d, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो इसको sp2d2 ज्योमेट्री का नाम देंगे या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का। इट्स अ स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल बनती है जब सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज्ड होता है sp3d, और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ट्राइगोनल प्लेन बनता है और उसके ऊपर नीचे पिरामिड्स हैं। sp2d2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ऐसी ज्योमेट्री बनती है। Ml6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बनती है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी बनती है। इट इज ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और
फर्स्ट वन जो आपने लिखी है दैट इज sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ml7 वेन एवर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 7 पेंटागोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री बनती है sp3d3। पेंटागोनल बाईपैरामिडल अगर ज्योमेट्री है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये होती है। ml8 दो तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक और ट्रिगोनल डोडेकाहेड्रल। इट इज स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ऊपर भी एक स्क्वायर बन रहा है नीचे भी एक स्क्वायर बन रहा है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। और इट इज ट्राइगोनल डोडेकाहेड्रल, लेकिन दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम रहती है। sp3d4 में बाज़ दफ़ा ये ज्योमेट्री बनती है, बाज़ दफ़ा इस तरह की ज्योमेट्री बनती है। ml9 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है तो ट्राइकैप ट्रिगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइकैप्ड 3 ऊपर भी कैप नीचे भी कैप और दरमियान में ट्राइगोन ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइकैप्ड ट्रिगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। it is due to sp3d5 hybridization state. SHAB sorry, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस्ड कंसेप्ट। इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी टू सम एक्सटेंट एंड पर डिस्कस किया था, आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया मेरा ख्याल है, वो उस वक्त टाइम खत्म हो रहा था। सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस्ड कंसेप्ट, यहाँ मैंने एग्जांपल दी हैं, ये आपका टेबल है। हार्ड हार्ड एसिड कौन से? एसिड हम लोग ले रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम या आइन को, और बेस ले रहे हैं विच इज इलेक्ट्रॉन डोनर यानी लिगेंड्स को। तो हार्ड कौन से हैं, सॉफ्ट कौन से हैं? जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, अगर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और अगर चार्ज नहीं है न्यूट्रल फॉर्म में एटम्स हैं तो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है दैट विल बी कॉल्ड एज हार्ड। न्यूट्रल फॉर्म में एटम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा होगी? अगर उनका साइज कम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये जो ऊपर दिए हुए हैं टेबल में लेफ्ट साइड पर, दीज आर द एसिड्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज और ये आर हार्ड एसिड्स। ये सारे पॉजिटिवली चार्ज आइन हार्ड एसिड्स हैं। ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिवली चार्ज आइन ये भी हार्ड बेसिस हैं। ये हार्ड बेसिस हैं, ये हार्ड एसिड्स हैं। अब इनका आपस में अगर कंपैरिजन करें, सपोज करें लिथियम पॉजिटिव लें, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, तो इनमें से लिथियम पॉजिटिव सबसे ज़्यादा हार्ड है क्योंकि इसका साइज सबसे कम है। सोडियम इसकी निस्बत सॉफ्ट है और पोटेशियम सबसे सॉफ्ट है इन तीनों में से। तो सो इसी लिहाज से आपने कंपैरिजन करना है। जब सॉफ्ट की बात करते हैं तो ये रिलेटिवली लार्जर साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। जब इनका साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बिखर जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स होने का मतलब है सॉफ्ट बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज़्यादा फैला होगा उतने ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट पॉजिटिवली चार्ज आइन या सेंट्रल एटम एसिड्स हैं विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये सारे सॉफ्ट बेसिस हैं विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और इनसे एमसीक्यूज आते हैं लाइक विच वन विल हैव लो लेटेस्ट एनर्जी। अब सपोज करें लिथियम का फ्लोराइड के साथ स्ट्रक्चर दिया, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, तो इनमें से सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी किसकी होगी? जाहिर है लिथियम आयोडाइड क्या होगा, सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन। जब भी हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जब भी सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब भी हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा इट विल बी अ वीक कॉम्बिनेशन हैविंग लोअर लेटेस्ट एनर्जी। तो जब उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी तो फिर सोलोबिलिटीज वगैरह बढ़ जाएंगी। तो जब भी हार्ड और सॉफ्ट आपस में कंबाइन होंगे दे विल हैव लो लेटेस्ट एनर्जीज एंड मोर सोलोबिलिटी वैल्यूज, उनकी सोलोबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह से अगर पूछा जाए विच वन विल मेक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन विद एल्यूमिनियम, सपोज करें एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम इज अ हार्ड हार्ड कीटाइन, तो इसके साथ आप फ्लोराइड का एल्यूमिनियम ट्राई फ्लोराइड बनाते हो, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड बनाते हो, एल्यूमिनियम ट्राई ब्रोमाइड बनाते हो और एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड बनाते हो। तो ये इनमें से किसका स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा? एल्यूमिनियम। जाहिर है जो हार्ड होगा उसका स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा, जो जितना ज़्यादा हार्ड है
उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाएगा। विच एसिड इज सुटेबल टू मेक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन विद आयोडाइड। अब आयोडाइड के साथ, आयोडाइड इज अ बेस, इधर इधर से एसिड्स ले लें। अब सपोज करें एसिड्स आप ले रहे हो सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये तीनों ले रहे हो, तो लिथियम आयोडाइड बनाना है आपने, सोडियम आयोडाइड बनाना है, पोटाशियम आयोडाइड बनाना है, तो कौन सा ज़्यादा सूटेबल या स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा? डेफिनेटली इन तीनों में से पोटेशियम, चूंकि सॉफ्ट है तो पोटेशियम का आयोडाइड के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा एज कम्पेयर टू लिथियम सोडियम। क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसके लिए मैंने ये एक नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरा एक लेक्चर पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, उसमें क्रोजन और उसकी प्रिवेंशन के सारे मेथड बड़ा डिटेल डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोगों ने वो लेक्चर सुनना है इस लिंक से, और उससे समझ आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो आपने मुझसे क्वेश्चन कर लेना, व्हाट्सएप पे कर लेंगे किसी तरह से भी। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अब इसके बिल्कुल उसी तरह से रूल्स हैं जैसे हम लोग उसके रूल डिस्कस करते हैं ना आपके किसके, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से कॉम्प्लेक्सेस का भी एक नोमेनक्लेचर एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखें ज़रा, पहला नेम दिया हुआ है, जब भी ये कुछ पॉइंट सुन लें, जब भी न्यूट्रल लिगेंड है उसका नेम एज इट इज रहना है। पहला पॉइंट, न्यूट्रल लिगेंड्स का नेम एज इट इज रहना है, जैसे अमाइन, एक्वा एटसेट्रा। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, सपोज करें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो उनके नाम के एंड पर ओ आना है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एटसेट्रा। नाइट्रो, सायानो, ये सारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के एंड नाम ओ पर एंड होंगे। लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली आपने नाम देना है, यानी अमाइन पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा, अमाइन पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, अल्फाबेटिकली। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज पॉजिटिव है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, फॉर एग्जांपल पहले जो चारों कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाम मेटल का एज इट इज रहना है, प्लैटिनम, क्रोमियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, ऐसे एज इट इज। जितना उनके ऊपर चार्ज है वो चार्ज एंड पर आ जाएगा, चार्ज एंड पर हम लोग रोमन में लिखते हैं ब्रैकेट के बाद, ये जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होता है वो एंड पर लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है तो फिर मेटल का नेम जो है वो 8 पर एंड होगा, यानी फेरेट, प्लाटिनेट, स्टेनेट, तो मेटल का नेम 8 पर एंड होगा। अब इसका नाम देखें, ट्राइअमाइन, एम पहले आता है, एक्वा बाद में, ट्राइअमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब कैसे पता चला क्रोमियम पर 3 चार्ज है? क्योंकि अमाइन भी न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्रोमियम पर +3 चार्ज ही होगा, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 क्लोराइड साथ लगे होंगे। इसी तरह इसका नाम लें, पेंटामाइन, क्लोरो, प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड। कैसे पता चला? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +3 चार्ज है, क्योंकि 3 ब्रोमाइड लगे हुए हैं, तो +3 चार्ज है, तो एक तो क्लोरीन -1 है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन पर -1 है, तो प्लैटिनम पर कौन सा चार्ज होगा? +4 डेफिनेटली, तो प्लैटिनम, पेंटा अमाइन, क्लोरो, प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड, इट्स डाईक्लोरो। अब ये देखें, ये है एथिलीन डाईअमीन, तो अब डाई तो उसके अंदर ही आ रहा है, तो जब इस तरह का कोई लिगेंड लगा हुआ होगा, बाइडेंटेट लिगेंड, तो उसके लिए बेज यूज करते हैं, 2 दफा है तो बेज, 3 दफा है तो ट्रेज, ये वर्ड यूज करते हैं। तो हमने लिखा प्लैटिनम डाईक्लोरो, डाईक्लोरो, सी, ई बाद में आता है, तो बेज एथिलीन डाईअमीन, प्लैटिनम 4 क्लोराइड। 4 कैसे आया? 2 -1 चार्ज इस पे, -1 इस पे, 2 ये 2 ये 4, -4 को बैलेंस करने के लिए इस पर +4 होना चाहिए। ये नेम कुछ गलत लिखा हुआ है, इसमें इसका 3 ख़त्म कर लें, एक ही सल्फेट लगाएं, तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे ट्रेज एथिलीन डाईअमीन कोबाल्ट 2 सल्फेट, ट्रेज एथिलीन डाईअमीन ब्रैकेट में कोबाल्ट 2 सल्फेट। इसका पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट,
हेक्सासायानोफेरेट, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका नेम एंड पर नेगेटिवली चार्ज को बाद में देना नाम। तो पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट 2। 2 कैसे लिखा है, ये -6 +2 -4, ये +4 उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। इसी तरह जिसका नाम क्या बनेगा, डाइअमाइन टेट्राक्लोरो प्लैटिनम 4, क्योंकि चार्ज नहीं है तो -4 और +4। इसी तरह टेट्राक्लोरो सोडियम, सोडियम पॉजिटिव पार्ट को पहले नाम देना है, सोडियम टेट्राक्लोरो निकलेट 2, +2 ये +2 ये -4 को खत्म करते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे अभी आप लोग डिस्कस कर लें, उससे भी अगर कोई रह जाए तो फिर हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे। जी फातिमा भट्टी। सर मुझे ये पूछना था कि सर आपका लेक्चर तो हम सुनते हैं और समझ भी आता है, इसके लिए कोई बुक खरीद सकते हैं, लाइक मतलब एमसीक्यूज के लिए? फातिमा, इसके लिए बुक्स एमसीक्यूज के लिए तो आप ना लें, एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा। मैं आपसे अभी आज कल का दिन में बहुत बिजी था, इस वजह से नहीं कर सका। पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर के एमसीक्यूज कल मैं आप लोगों को दूंगा, चाहे वो हार्ड फॉर्म में किसी में दूं या वो किसी तरह से मैं गूगल फॉर्म्स पर या किसी तरह अपलोड कर दूं, आप लोग वहाँ फिल कर लेंगे। तो उसके लिए ओके। एमसीक्यूज की बुक की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको चाहिए एक तो एफएससी जो लाहौर बोर्ड है उसकी बुक्स दोनों लें, दूसरा आप लोग जो फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं दोनों, पार्ट 1 और पार्ट 2 की, वो भी लाजमी पढ़ें, उनमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बाकी जो बीएस लेवल के लेक्चर हैं या एमएससी लेवल के, उनको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, वो आगे आ रहे हैं लेक्चर। ठीक है, और कोई ओके क्वेश्चन? सर। और सर एक्चुअली मुझे फी की बात करनी थी सर, कि अब्बा जान की पे 2 को आ रही है, तो क्या मैं 2 को फी पे कर ये सकती हूँ? इबरार साहब से बात कर लें, इबरार साहब से बात ओके कर सर। लें, तो उनको कॉल कर लीजिए। ठीक है, अलीना, अलीना आपका कोई क्वेश्चन है तो? शबाश। जी हामिद, हामिद कोई क्वेश्चन है आपका? शबाश। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है तो ओपनली पूछें। सर आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी एक्चुअली अगर मिल जाते तो अच्छा, ऐसा बेस्ट है होता हमारे लिए। पद्मा के रिकॉर्डेड लेक्चर ना, लेक्चर का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, ये कोई 25 मिनट 20 मिनट का, तो ये फाइल बड़ी बनती है। तो अगर फाइल बड़ी बनेगी तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि वो आपको सेंड नहीं हो सकती। अब मैं या तो कोशिश करता हूँ उसको गूगल क्लासरूम पे किसी तरह या गूगल ड्राइव में कर दूँ, या अगर आप लोग परमिशन देंगे तो उसको उसमें ले जाऊँ यूट्यूब के ऊपर, तो वो आप जैसे भी कहें मैं उसको कर लूँ, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको। फिर जैसे आपको मुनासिब लगे। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में ये प्रोवाइड कर दूँ। बहुत ठीक है, शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।